गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स अपन पढ़ रहे थे 3D और 3D के अंदर अपन ने लाइन कंप्लीट कर ली थी। और आज की जो क्लास होगी वो अपनी होगी प्लेन को लेकर के। और प्लेन एक काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, कंपटीशन के लिहाज से तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से पर्सन जो है वो 1 या 2 पर्सन अपने को हर एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं जब कंपटीशन के लिहाज की बात करें, चाहे वो आपके IIT के लिए जो एग्ज़ाम होती हैं, JEE मेंस एडवांस, उसके लिए देखें या कोई आपके टीचर भर्ती के लिए देखें। इनमें से जहाँ पर भी अगर 12th लेवल की मैथमेटिक्स है उसमें अगर ये टॉपिक है, ठीक है, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री अगर टॉपिक है उसमें, तो उसमें प्लेन से क्वेश्चन जो है वो एक निश्चित मिलता है अपने को। ठीक है, तो आज अपन प्लेन को शुरू करते हैं। प्लेन को अपने 2-3 क्लासों में इसको पूरा करेंगे कंप्लीट, इसको धीरे धीरे अच्छी तरीके से इसको पढ़ेंगे। अब पहली जो क्लास होगी वो अपनी क्या होगी, उसमें अपन पढ़ेंगे प्लेन के इक्वेशन जो हैं वो। ठीक है, प्लेन के इक्वेशन पढ़ेंगे और प्लेन के कौन कौन से समीकरण होंगे वो अपन इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो देखो पहला समीकरण होगा अपने पास, समतल के समीकरण पढ़ रहे हैं और पहला समीकरण पढ़ रहे हैं कि उस समतल का समीकरण जब उस समतल की मूल बिंदु से दूरी आपको दी हो और उस समतल के लंबवत इकाई सदिश आपको ज्ञात हो। ठीक है, तो यूँ कह सकते हो कि अभिलंब रूप में समतल का समीकरण। ठीक है, कि एक बिंदु, एक आपको समतल की मूल बिंदु से दूरी दी हुई मिलेगी और समतल के अभिलंब को इकाई सदिश दिया हुआ मिलेगा। ठीक है, जैसे देखो इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं, ये अपना त्रिविमीय निर्देशांतर है और ये अपना एक प्लेन हो गया। ठीक है, प्लेन का मतलब ये है कि देखो पीछे तो हमने लाइन पढ़ी थी, इस पेज के अंदर एक लाइन पढ़ी थी, और प्लेन जब हम पढ़ रहे हैं तो प्लेन का मतलब ये है कि कोई एक तल है। ठीक है, जैसे ये कोई कागज़ है तो ये एक अपना तल हो गया, ये एक प्लेन हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से स्पेस के अंदर और ये प्लेन जो है किस प्रकार के तल हैं, उनके कैसी कैसी ये समीकरण बन सकती हैं और क्या क्या कंडीशंस अपने को दी होंगी, उसके अनुसार अपन इसके समीकरण जो है वो बनाएंगे। कुछ समीकरण अपने बनाएंगे और बाकी जो है इन प्लेन से समीकरण बन जाएंगे, इन्हीं से फिर आगे की जो और इसके जो गुण होंगे वो अपन आगे पढ़ेंगे। तो देखो पहला अपना है कि कोई समतल और इस समतल के लंबवत इकाई सदिश, ये समतल हो गया, इस समतल के लंबवत को इकाई सदिश दे दिया, ये इस समतल के लंबवत इकाई सदिश दे दिया n कैप। ठीक है, और इस समतल की मूल बिंदु से दूरी, ठीक है, ये मूल बिंदु से दूरी दे दी इस समतल की, कि ये दूरी जो है ये लंबवत है, मूल बिंदु से दूरी ये दे दी अपने को। ये पॉइंट P ले लिया अपन ने और ये जो दूरी है इसको मैं स्मॉल p से लिख देता हूँ कि समतल की मूल बिंदु से दूरी वो स्मॉल p है। ठीक है, तो ये एक ऐसा समतल है जिसमें आपको अभिलंब इकाई सदिश दिया हुआ है और समतल की मूल बिंदु से दूरी दी हुई है। तो उस स्थिति में समतल का समीकरण हम वो क्या लिखेंगे, तो वही दोनों रूप आएंगे, रेखा के भी दोनों रूप लिखे थे, सदिश रूप और कार्तीय रूप। तो यहाँ पर भी अपने प्लेन के भी दोनों रूप लिखेंगे, सदिश और कार्तीय रूप। तो देखो सबसे पहले मैं लिखता हूँ सदिश रूप। तो सदिश रूप में देखो क्या आएगा, सदिश रूप ये R एक और लिखेंगे अपन, और वो R क्या होगा, प्लेन के ऊपर कोई भी अपने एक स्वेच्छ बिंदु लेंगे। ठीक है ना, जिसके स्थिति से उसका पोजीशन वेक्टर जो है ना वो होगा स्मॉल वेक्टर R। ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट अगर लिख दें तो x y z। ठीक है, क्योंकि इनकी जरूरत पड़ेगी अपने को जो सदिश इसका कार्तीय रूप लिखेंगे तो। ठीक है, तो देखो ये आएगा अपना सदिश रूप में जो इसका समीकरण होगा वो होगा सदिश रूप में r डॉट n कैप बराबर p, r डॉट n कैप बराबर p, जहाँ n कैप समतल के लंबवत कोई इकाई सदिश है और p समतल के मूल बिंदु से दूरी है, और इसी को बोलते हैं समतल का अभिलंब रूप में, नॉर्मल फॉर्म में समीकरण, अभिलंब रूप। ठीक है ना, समतल का अभिलंब रूप हो गया है, तो अभिलंब रूप में समतल का समीकरण, तो ये क्या होगा, r डॉट n कैप बराबर p। समतल का समीकरण दिया हुआ होगा, उस समय कहेगा कि अभिलंब के रूप में चेंज कर, क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कि ये कोई समतल का समीकरण दिया और कहेगा इसको अभिलंब रूप में चेंज करो। तो अभिलंब रूप में चेंज करने का मतलब है कि यहाँ पर अपने को क्या चाहिए, n कैप चाहिए। ठीक है, तो यहाँ इकाई सदिश बनाएंगे। ठीक है, तो वो क्वेश्चन करेंगे अपने आप पता चल जाएगा अपने को। ये तो सदिश रूप। कार्तीय रूप अगर देखें, कार्टेशियन फॉर्म देखें तो वो क्या है, कार्तीय रूप में वो आएगा Lx प्लस My प्लस Nz बराबर P। ठीक है, अब यहाँ L M N क्या है, L M और N ये क्या है, जो अभिलंब दे रखा है अपने को, अभिलंब के दिक् कोसाइन है। ठीक है ना, अभिलंब की डायरेक्शन कोसाइंस है, और P जो है ना उस प्लेन की, और जो अपना ओरिजिन पॉइंट है उससे डिस्टेंस है। P क्या है,
P है वो समतल की मूल बिंदु से दूरी है, मूल बिंदु से दूरी, ठीक है। तो ये समतल का कार्तीय रूप में समतल का अभिलंब रूप हो गया, ये सदिश रूप में समतल का अभिलंब रूप हो गया। तो एक तो हमने पढ़ लिया कि समतल का कैसा रूप, अभिलंब रूप। जब अपने को समतल ये कहे कि समतल के मूल बिंदु से दूरी ज्ञात हो और समतल के लंबवत कोई इकाई सदिश दे रखा हो, तो उस समय समतल का समीकरण ये होगा सदिश रूप में। अगर समतल के अभिलंब के दिक्कोजय दे रखी हो और समतल के मूल बिंदु से दूरी दे रखी हो तो कार्तीय रूप में समतल का समीकरण होगा ये, ठीक है। ये अपने को याद रखना है। दूसरा जो है वो अपन देखेंगे कि क्या दिया होगा कि किसी बिंदु से समतल गुजरेगा, किसी बिंदु से समतल गुजरता है, ठीक है ना। कोई बिंदु से तो समतल जा रहा है और समतल के लंबवत को सदिश भी दिया हुआ है, समतल के लंबवत कोई सदिश, ठीक है, दिया है। अब देखो ये चीज तो तय कर लो कि समतल जब बात होगी ना तो वहां समतल के लंबवत सदिश तो मिलेगा, ठीक है ना। बिना समतल के लंबवत सदिश या अभिलंब, जैसे लंबवत सदिश को अपन बोल रहे हैं वो अभिलंब है, ठीक है। तो अभिलंब जो है वो तो अपने को मिलेगा, चाहे वो सदिश रूप हो चाहे कार्तीय रूप हो। समतल का समीकरण लिखना तो अभिलंब तो अपने को मिलेगा, ठीक है। अब अगर इस अभिलंब रूप में देखें तो ये एन कैप जो है वो अभिलंब के अनुदिश इकाई सदिश हो गया। और इसमें जो है वो ये जो समतल है यहाँ पर जो कोई समतल के लंबवत सदिश दिया हुआ या अभिलंब दिया हुआ, ठीक है ना। तो लंबवत सदिश जो है वो अभिलंब बनेगा यहाँ, ठीक है। तो देखो ये क्या है, अगर इसका समीकरण लिखे तो वो क्या होगा, ये अपना एक्स एक्स, ये वाई एक्स और ये जेड एक्स है, ठीक है। कोई भी एक बस समझाने के लिए अपन एक डायग्राम बना रहे हैं। ये एक समतल हो गया, ठीक है। और इस समतल के ऊपर इस समतल के लंबवत, ठीक है ना, ये समतल के लंबवत कोई भी आपका सदिश कह दो वेक्टर एन, ठीक है, या अभिलंब जो है वो वेक्टर एन है, ठीक है। और इस समतल के ऊपर कोई बिंदु है, वो अपना मान लेते हैं कि कोई बिंदु ए है और जिसका एक पोजीशन वेक्टर वो है वेक्टर ए, ठीक है। और एक बिंदु अपन आर लेते हैं, तो आर क्या होगा, ये आर अपन अपनी इच्छा से ले रहे थे, स्वेच्छा पॉइंट, ठीक है ना। इसका पोजीशन वेक्टर जो है वो वेक्टर आर है, ठीक है। तो देखिए अगर हम इसको और इसको जोड़ें तो ए आर निकालें तो ए आर क्या हो जाएगा, ए आर एक ऐसा सदिश होगा जो इस समतल में है, ठीक है। और ये अभिलंब जो वो समतल की क्या है, लंबवत है। तो समतल में कोई सदिश है, ये अभिलंब उस सदिश की क्या होगा, लंबवत होगा, ठीक है। तो उस स्थिति में देखो इसका अगर हम ए आर निकालें तो ए आर क्या जाएगा, हालांकि अपने को सीधा सूत्र याद रखना, लेकिन मैं समझा देता हूँ एक बार कि ए आर जो वो क्या होगा, ए आर बराबर हो जाएगा वेक्टर आर माइनस ए, ठीक है, हो गया। और अब देखो अगर ये एन जो वो इसके परपेंडिकुलर है तो आर माइनस ए और डॉट एन बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये सदिश जो है ना, ये सदिश है और इस ए आर वेक्टर की क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ए आर जो वो समतल के अंदर सदिश है और ये एन जो है वो समतल के लंबवत है, तो सदिश की भी क्या हो जाएगा, लंबवत होगा। इसलिए ए आर जो है वो एन के लंबवत होगा। लंबवत वाली कंडीशन क्या होगी कि दो सदिश अगर लंबवत है तो उनका अदिश गुणनफल 0 होगा, तो आर माइनस ए डॉट एन क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। फिर देखो ये जो आर माइनस ए डॉट एन है ना, यही अपना समतल का समीकरण है, ठीक है। तो सदिश रूप में अगर समतल का समीकरण लिखेंगे ना, सदिश रूप में वेक्टर फॉर्म में अगर समतल का समीकरण लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, आर माइनस ए डॉट एन बराबर 0, जहां ए एक कोई बिंदु है जिससे समतल गुजर रहा है और एन समतल के अभिलंब कोई सदिश है, ठीक है। अगर इसी को थोड़ा सा अगर हम चेंज करके लिखें तो इसको ये भी लिख सकते हैं, इसी रूप में याद रख लें इसको, ठीक है ना। बाकी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आर डॉट एन बराबर ए डॉट एन। देखो इस एन को अदिश गुणा इस आर से भी करेंगे तो आर डॉट एन माइनस ए डॉट एन बनेगा, फिर इसको आगे लेके चलेगा तो प्लस का हो गया, ठीक है। और ये जो है ना, ये भी कोई सदिश है, ये भी कोई सदिश है, इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, और ये भी दोनों अपने पास, क्योंकि नॉर्मल तो दिया हुआ मिलेगा अपने को, और ए जो है ये कोई पॉइंट अपन ले रहे हैं, तो ये दोनों सदिश जो वेक्टर जो होंगे ये अपने पास क्या होंगे, नॉन वेक्टर होंगे, यानी दोनों अपने पास ज्ञात वेक्टर होंगे। और ज्ञात वेक्टर है तो फिर क्या करेंगे, इनका अगर अदिश गुणा निकालें तो कोई ना कोई एक राशि मिलेगी अपने को, और वो राशि मैं इसको लिख देता हूँ डी से, आर डॉट एन बराबर डी। तो ये भी समतल का समीकरण हो गया। ये क्या हो गया कि ये एक ऐसा समतल है जिसके अभिलंब तो एन है, ठीक है, और ये जो डी है ना ये कोई अचर राशि है, ठीक है। ये कभी ये मत कर देना कि ये जो डी है
वो समतल की मूल बिंदु से दूरी है, क्योंकि किस अपने बुक में डी लिखा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ जो पी था ना, मैंने पी किया है क्योंकि, और वो दोनों जगह डी लिख रहा है, इसको भी डी लिख रहा है, इसको भी डी लिख रहा है, इसलिए मैंने चेंज करने के लिए यहाँ जो पी लिया वो तो क्या है, मूल बिंदु से दूरी ली है, और ये डी जो है ये अचर है कोई, ठीक है। तो ये भी याद रख सकते हैं, ये भी याद रख सकते हैं, ये भी रख सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये कहे कि किसी एक बिंदु से जाने वाले समतल का, एक बिंदु से जाने वाला और किसी सदिश के लंबवत समतल का समीकरण ज्ञात करना, तो ये फॉर्मूला अपने को याद रखना है, ठीक है। और फिर कार्तीय रूप में अगर लिखें इसको, तो कार्तीय रूप में ये हो जाएगा a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू एक्स वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन बराबर 0, ठीक है। जहाँ x1 y1 z1 तो वो बिंदु है जहाँ समतल गुजर रहा है, a b c जो है वो समतल के अभिलंब के दिक् अनुपात है, ठीक है। तो ये कार्तीय रूप में समतल का समीकरण हो गया। अब देखो ये जो ऊपर एक हमने इसका अभिलंब रूप में देखा है, यहाँ से एक पॉइंट और भी याद रखना है अपने को कि अगर ये कहे कि समतल के मूल बिंदु से समतल पर लंब डाला गया है, ठीक है, तो ये जो OP है ना ये समतल के लंबवत हो गया, ठीक है। तो इस ये जो मूल बिंदु से समतल पर डाला गया जो लंब है, इस लंब पाद के निर्देशक यानी P के अगर कोऑर्डिनेट निकालने हो ना, तो वो कैसे निकालेंगे, वो याद रखना LP MP और NP। ये P क्या चीज है, P है समतल की मूल बिंदु से दूरी, L M N क्या है, समतल की जो मूल बिंदु से डाले गए जो लंब है उस लंब के दिक्कोजय हैं, L M N जो है इस OP की दिक्कोजय है, और P जो है ये OP की लंबाई है। तो अगर प्रश्न में कहे कि मूल बिंदु से समतल पर डाले गए लंब पाद के निर्देशांक बताओ, तो LP MP NP ये याद रखना है अपने को, यहाँ से प्रश्न बन रहा है, कई बार प्रश्न पूछा गया यहाँ से, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया कि समतल का अभिलंब रूप में समीकरण यानी समतल का एक ऐसे समतल का समीकरण जिसके लंबवत आपको इकाई सदिश, लंबवत कोई सदिश दिया हुआ है या लंबवत इकाई सदिश दिया हुआ है और समतल के मूल बिंदु से दूरी दे रखी है, तो उस समय समतल का सदिश समीकरण तो ये होगा, कार्तीय समीकरण ये होगा, ठीक है। अगर समतल कोई एक बिंदु से तो गुजर रहा है और किसी दिए गए सदिश के वो लंबवत है, तो उस समय समतल का समीकरण होगा वो होगा r-a.n बराबर 0। तो और कार्तीय रूप में ये बनेगा a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन, ठीक है। अब पढ़ते हैं अपन 3 बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण। देखो अब है अगला तीसरा अपना है 3 असरेखीय बिंदुओं से गुजरने वाले समतल का समीकरण। मतलब 3 असरेखीय बिंदु हैं उनसे गुजरने वाले समतल का समीकरण अपने को निकालना है। तो देखो ये एक्स एक्स हो गया, ये वाई एक्स हो गया, ये जेड एक्स हो गया, और ये एक समतल हो गया जो 3 असरेखीय बिंदु से गुजर रहा है, ए, ये बी और ये सी ले लेते हैं, ठीक है। इनसे समतल गुजर रहा है, तो इस समतल का समीकरण क्या आएगा, ठीक है। तो वही बात है कि इसके ऊपर कोई बिंदु लेंगे अपन आर, से बिंदु आर लेंगे और उसके जो पोजीशन वेक्टर है वो वेक्टर आर होगा, और इन सभी के पोजीशन वेक्टर लिखे हैं तो ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया और ये वेक्टर सी हो गया, ठीक है। और फिर देखो अगर हमें एक तो ए बी निकाल लें, एक बी सी निकाल लें, ठीक है, और अगर इन सभी बिंदुओं को जोड़ करके ए बी ए सी और ए आर ये निकालें, ए बी बी सी और ए सी ए आर ये निकाल लिया, ठीक है ना। देखो 3 सदिश निकाल लिया हमने, ए बी निकाल लिया, ए आर निकाल लिया, ए सी निकाल लिया, मतलब ए को बी से मिला दिया, ए को आर से मिला दिया, ए को बी से सी से मिला दिया, ठीक है। तो देखो ध्यान से देखें तो 3 सदिश ए बी ए आर और ए सी तीनों क्या आ गए, एक ही तल में आ गए, ठीक है। और ये 4 बिंदु जो वो चारों बिंदु क्या है, ये चारों बिंदु समतल के ऊपर ही तो है। तो देखो हमने पीछे की क्लास में जब वेक्टर अलजेब्रा पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमने पढ़ा था कि 4 बिंदुओं के समतलीय होने का एक प्रतिबंध पढ़ा था कि 4 बिंदु समतलीय कब होंगे। तो 4 बिंदु समतलीय होने के लिए क्या किया था कि हमने 4 बिंदु से एक चतुष्फलक बनाया था और उसका आयतन ज्ञात किया था, ठीक है। अगर वो आयतन 0 आ गया तो वो क्या हो गए, क्योंकि चतुष्फलक नहीं बनेगा, फिर वही कि तल में होंगे, तो चतुष्फलक नहीं बनेगा तो उसका आयतन 0 आया था।
तो उस समय हमने चार बिंदु से जाने एक चतुष्फलक चार बिंदु को समतलीय होने के लिए हमने एक प्रतिबंध पढ़ा था। उसमें क्या बताया था कि आपको तीन सदिश बनाने हैं। तीन सदिश कैसे कि कोई भी एक बिंदु को मूल बिंदु मानते हुए और आपको उसके सापेक्ष तीन सदिश बनाने हैं, ठीक है। और फिर उन तीनों सदिशों के से आपको तीन सदिशों का त्रिक अदिश गुणनफल जो है वो निकालना है, वो जीरो करना है, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर वो चीज़ नहीं ध्यान में हो तो पीछे क्लास में देखें, और पीछे क्लास में अपने करवा दिया उसमें मिल जाएगा। और जहाँ पर सदिशों का त्रिक गुणनफल जो पढ़ा है उसमें दूसरी या तीसरी क्लास में मिलेगा ये, ठीक है। तो वो चीज़ वहाँ पर देखनी है अपने को। और यहाँ पर केवल मैं सीधा सूत्र लिख देता हूँ, वही उसी कंडीशन से, यानी वो जो चीज़ है वही काम में लेकर के और इसका सूत्र बनाएगा। वो सीधा सूत्र मैं लिख रहा हूँ, वो क्या होगा, R माइनस ए डॉट बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए और बराबर 0। क्या किया है कि b माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए और उसका डॉट कर देना है r माइनस ए के साथ में, ठीक है। ये 0 के बराबर आएगा। तो ये समतल का तीन बिंदु से जाने वाले समतल का सदिश समीकरण होगा, जहाँ ए बी सी वो तीन बिंदुओं की स्थिति सदिश है जहाँ से समतल गुजर रहा है। देखो ए का सदिश सदिश वेक्टर ए हो गया, बी का हो गया वेक्टर बी और सी का हो गया वेक्टर सी, ठीक है। तो ये तीन ए बी सी जो है ना वो क्या है, ये वो पॉइंट बिंदुओं के निर्देशांक है जहाँ से समतल गुजर रहा है, ठीक है। ये तो हो गया सदिश रूप में। अगर कार्तीय रूप में लिखना है, सदिश रूप में और कार्तीय रूप में लिखना है, तो कार्तीय रूप में क्या होगा, कार्तीय रूप में होगा अपना डिटर्मिनेंट x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 और x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 और x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1 और बराबर 0, ठीक है। ये हो गया तीन बिंदुओं से गुजरने वाले समतल का समीकरण, जो कि तीनों बिंदु क्या है, तीन आपका असरेखीय बिंदु है, सरेखीय नहीं है, असरेखीय बिंदु है। अगर तीनों बिंदु अगर सरेख हो गए तो फिर तो क्या बन जाएगी, एक ही रेखा लाइन बन जाएगी, रेखा वो सॉरी सदिश बन जाएगा, ठीक है। तो तीन असरेखीय बिंदु से गुजरने वाले समतल का समीकरण क्या हो गया, कार्तीय रूप में तो ये बनेगा और सॉरी सदिश रूप में तो ये बनेगा, कार्तीय रूप में बनेगा ये, ठीक है। तो दो सूत्र ये हो गए। तो अपने पास कुल मिलाकर के हमने अभी तक समतलों के समीकरण से संबंधित हमने 6 सूत्र पढ़े हैं, 3 कार्तीय समीकरण पढ़े हैं और 3 सदिश समीकरण पढ़े हैं। और एक हमने अभिलंब रूप में देखा था कि समतल के मूल बिंदु से डाले गए लंब पाद के निर्देशांक हमने निकाले थे LP MP और NP वो। तो कुल मिलाकर के अपने पास 7 चीजें अपने को अभी तक याद रखनी है, ठीक है। अब पहले अपन इस समतल में काफी कुछ चीजें हैं, लेकिन पहले अपन इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन करेंगे और वो क्वेश्चन करते हैं अपने एक्सरसाइज से ही। तो देखो पहला क्वेश्चन, देखो एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना उसमें 4 पार्ट दे रखे हैं और उसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में समतल के अभिलंब की दिक् कोसाइंस और मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करो। एक समीकरण दे रखा है अपने को, इसमें x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1 और इसमें यह कह रहा है कि इस समतल के अभिलंब की दिक् कोसाइंस ज्ञात करनी है और इस समतल के मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिक् कोसाइंस और मूल बिंदु से दूरी वाली बात तो थी, वो क्या थी, समतल के अभिलंब रूप में थी वो बात, ठीक है ना। तो पहले इसको समतल के अभिलंब रूप में अपने को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो समतल हमेशा आपको लगभग इसी रूप में मिलेगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर डी इसी रूप में मिलेगा, ठीक है ना। तो उस समय आप ये देखना ए बी सी जो है वो तो समतल के अभिलंब के दिक् अनुपात होंगे और डी जो है ना, डी कोई अचर राशि होगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ है। तो यहाँ देखो ये एक्स वाई जेड के जो गुणांक होंगे ना, पहले वो तो होंगे समतल के अभिलंब के दिक् अनुपात, जिसको अपन डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं, डीआर, ठीक है। डीआर से अपन लिखेंगे इसको शॉर्ट में। तो एक्स वाई जेड के जो आपके कोफिशिएंट है ना, वही क्या होंगे, इस समतल के नॉर्मल के डीआर होंगे। तो 1 1 और 1, ठीक है। अगर ये डायरेक्शन कोसाइंस होती, दिक् वजह होती, तो इनके वर्गों के योग का मान 1 आता, ठीक है ना। वर्गों का योग करते वो मान क्या था, 1 आता, लेकिन 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर तो 3 बनेंगे, तो ठीक है ना। तो ये अभी क्या है, दिक् वजह नहीं है। दिक् वजह होंगे तो ये क्या होगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर क्या होगा, 1 आएगा, ठीक है। तो अपने को तो ऐसे बनानी है इसको। तो देखो
ये तो हो गए दिक् अनुपात। अब अपन बनाएंगे दिक्कोजा, तो ये अपने को क्या मिल रहा है, ये ए बी सी ये मिल रहा है, और ये दिक् अनुपात किसके हैं, ये समतल के अभिलंब के दिक् अनुपात हैं, अभिलंब के डीआरज, अभिलंब के दिक् अनुपात है ना। तो दिक्कोजा क्या होंगी, यानी अभिलंब की दिक्कोजाएं, डायरेक्शन कोसाइंस जो हमको क्या होंगी, वो होगी, क्या बताया था कि दिक् अनुपातों में दिक् अनुपातों के वर्गों के योग के वर्गमूल का भाग दे दो तो आपको दिक्कोजाएं मिलेंगी। ठीक है, ये पीछे कर चुके अपन। तो क्या करेंगे, प्रत्येक के अंदर एक में भाग दें किसका, इन सभी के वर्गों के योग के वर्गमूल का। तो एक का स्क्वायर, एक का स्क्वायर, एक का स्क्वायर, 3 आएगा क्या, तो ये बन जाएगा 1/√3, 1/√3। ठीक है, ये हो गई इसकी दिक् कोसाइंस। ठीक है, अब देखो दिक् कोसाइंस पूछी थी अपने को, लेकिन प्रश्न में क्या पूछा है, एक तो दिक् कोसाइंस पूछी है और दूसरी अपने को ये भी कह रहा है कि अपने को इसकी मूल बिंदु से दूरी पूछी है। तो ये समीकरण अपना ऐसा बनना चाहिए, LX + MY + NZ = DAP, इस रूप में बनना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो x का जो गुणांक है वो L, y का M और N, यहाँ पर जो है ना वो दिक् कोजाएं आने चाहिए। अब दिक् कोजाएं कैसे आएंगे, देखो यहाँ दिक् कोजाएं क्या आ रही है, 1/√3, 1/√3, 1/√3 आ रही है। ठीक है ना, तो जब ऐसा प्रश्न मिले ना तो सीधा आप इसको, पहले ये समतल का एक व्यापक समीकरण था और इसको अभिलंब रूप में चेंज कर देंगे। और अभिलंब रूप में चेंज कैसे करेंगे कि इनके दिक् अनुपात देखेंगे, ठीक है ना, दिक् अनुपातों के वर्गों के योग निकालोगे और उसके वर्गमूल का भाग दे दो पूरे समीकरण में। ठीक है ना, तो वर्गों का योग का वर्गमूल कितना आया था, √3 आया था ना। ठीक है, ये तो केवल मैंने समझाने के लिए बताया कि दिक् कोजाएं इस प्रकार से निकलती है। ठीक है, अब इसको सीधा हम अभिलंब रूप में चेंज करेंगे तो क्या होगा, सभी के अंदर √3 का भाग देते हैं, तो 1/√3 x + 1/√3 y + 1/√3 z और बराबर 1/√3। अब देखें कि ये L M N, तो इनके दिक् कोजाएं के वर्गों का योग कितना आएगा, ये क्या आएगा, 1/√3 का स्क्वायर 1/3, 1/√3 का स्क्वायर 1/3, 1/√3 का स्क्वायर 1/3। तो एक बन गया, वैसे भी अपन ये दिक् कोजाएं निकाले हैं। ठीक है, तो ये अभिलंब रूप में चेंज हो गया। अब अपन क्या लिखना है, अभिलंब की दिक् कोसाइंस लिखनी है ना, तो डायरेक्शन रेशियो जो कोसाइंस है वो तो क्या हो गई, 1/√3, 1/√3, 1/√3, और मूल बिंदु से जो दूरी है उसको अपन P से लिखते थे ना, वो कितनी होगी, 1/√3। तो समतल की मूल बिंदु से दूरी कितनी होगी, 1/√3 हो गई, और समतल की दिक् कोजाएं कितनी हो गई, 1/√3 हो गई। तो अब एक चीज दिमाग में बैठा लें कि अगर समतल अपने को इस रूप में मिलता है, ठीक है ना, तो इसको अभिलंब रूप में चेंज करना है। तो अभिलंब रूप में मतलब ये सब बनाना अपने को, तो अपन क्या करेंगे, ये जो x y z के जो गुणांक दे रखे हैं इनके वर्गों के योग का और वर्गमूल निकाल के पूरे समीकरण में भाग देंगे और वो अभिलंब रूप में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन अपना ऐसा है जिसमें समतल के समीकरण दिए हुए हैं और समतल के समीकरण से हमें क्या पूछ रहा है, उससे कि अभिलंब की दिक् कोजाएं पूछ रहा है और उसकी मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है। इसका मतलब पहले समतल के समीकरण को हमें अभिलंब रूप में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अभिलंब रूप में चेंज करना है तो यहाँ पर जो x y z जो है इसके गुणांकों के वर्गों के योग के वर्गमूल का भाग दे दो, अभिलंब रूप में चेंज हो जाएगा। और अभिलंब रूप में चेंज होते ही अपने को दिक् कोसाइंस और आपके मूल बिंदु से डिस्टेंस है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो ये प्रश्न, इसमें 4 पार्ट हैं। एक और देखते हैं, देखो एक में सीधा ही z = 2 दे रखा है, पहला ही पार्ट है इसमें, और उसमें दे रखा है z = 2। तो कह रहा है कि इसके अभिलंब की दिक् कोसाइंस क्या होंगी और मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। अब देखो इसमें x y z है क्या, x का गुणांक यहाँ पर 0, जैसे ही लिख दो x से 0 गुणा x, 0 गुणा y और प्लस z = 2 ऐसे लिख दे तो कोई दिक्कत थोड़ी है। ठीक है, और यहाँ देखो एक 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर 0 और 1 का स्क्वायर 1, तो L² + M² + N² क्या आ गया, 1 आ गया। तो इसका मतलब ये जो समीकरण है वो सीधा ही किस रूप में है, अभिलंब रूप में है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, इसके अभिलंब की दिक् कोसाइंस कितनी हो जाएंगी, अभिलंब की डिसिस तो कितनी हो गई, 0 0 और 1, और मूल बिंदु से दूरी कितनी होगी, मूल बिंदु से दूरी है वो कितनी होगी, वो होगी 2 इकाई। ठीक है, तो पहला प्रश्न ये था कि समतल के समीकरण दिए हुए थे और फिर उसको अभिलंब रूप में चेंज करना था। अभिलंब रूप में चेंज करना तो सीधा सा मैंने बता दिया कि इनके जो x y z के जो गुणांक है ना उनके वर्गों का योग अगर 1 बन जाए तब तो वो अभिलंब रूप में है। ठीक है ना, और अभिलंब रूप में नहीं है तो फिर क्या करेंगे, इनके वर्गों के योग के वर्गमूल का भाग दे देंगे और पूरे समीकरण में, और वो अभिलंब रूप में ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो आगे क्वेश्चन सेकंड जो दे रखा है, ये कार्य रूप में दे रखे थे। आगे क्वेश्चन दे रखा है सेकंड, वो क्या दे रखा है कि उस समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी मूल बिंदु से 7 मात्रक दूरी पर है और सदिश
कोई दे रखा है, इसके ऊपर क्या है, अभिलंब है। देखो क्वेश्चन 2 में दे रखा पी का मान तो दे रखा अपने को कितना, मूल बिंदु से दूरी दे रखी है, वो दे रखी है 7 मात्रक, 7 इकाई, ठीक है। और एक वेक्टर दे रखा है, सदिश दे रखा है, उस सदिश की क्या है, वो लंबवत है, कौन, समतल। तो 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप और माइनस 6 के कैप, ठीक है। कह रहा है कि उस समतल का समीकरण ज्ञात करो जिसकी मूल बिंदु से दूरी तो 7 इकाई है और इस सदिश के वो लंबवत है, ठीक है। तो हमें वेक्टर एन मिला है, और जब हमने अभिलंब रूप में समतल का समीकरण देखा था तो वहां पर हमने देखा था आर डॉट एन कैप बराबर पी था, इसका मतलब हमें एन कैप चाहिए, ठीक है ना। तो समतल के लंबवत जो सदिश है उसके अनुदिश हमें इकाई सदिश चाहिए, तो पहले अपन इकाई सदिश निकालेंगे। तो यहाँ एन कैप क्या आएगा, इकाई सदिश क्या आएगा, यानी सदिश में सदिश के परिमाण का भाग दे दो, ये तो था इकाई सदिश निकालना। अब इसका परिमाण कितना आएगा, 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस 6 के कैप और बटे में रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36। तो कितना हो जाएगा, 25 और 36 ये हो गया 61, 61 और 9 70, तो रूट 70 हो गया। तो 3 बटे रूट 70 आई कैप प्लस 5 बटे रूट 70 जे कैप और माइनस 6 बटे रूट 70 के कैप। हालांकि ये कॉमन भी रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ये आप गए अपने पास एन कैप। अब क्या पूछा है, समतल का समीकरण ना, तो समतल का समीकरण क्या होगा, समतल का समीकरण, और वो अपने को पता है कि आर डॉट एन कैप बराबर पी होता है, रख दो मान आर डॉट एन कैप, एन कैप यही तो है 3 बटे रूट 70 आई कैप प्लस 5 बटे रूट 70 जे कैप माइनस 6 बटे रूट 70 के कैप और बराबर पी का मान कितना है 7, बस हो गया मान, ये तो पूछा है, ठीक है। तो ये समतल का समीकरण हो गया। अगला देखो, निम्नलिखित समतलों का कार्तीय समीकरण लिखो, कि समतलों के समीकरण दे रखे हैं, सदिश रूप में दे रखे हैं, उनको कार्तीय रूप में लिखना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्वेश्चन जो तीसरा दे रखा है वो दे रखा है अपने को कि समतल दे रखा है, इसमें भी 3-4 पार्ट दे रखे हैं, तो 3 पार्ट दे रखे हैं, तो ये करता हूं मैं, आर डॉट आई प्लस जे माइनस के बराबर 2, ये सदिश रूप हो गया, ठीक है। और कह रहा है कि इसको कार्तीय रूप में बदलना है, सदिश रूप को कार्तीय रूप में बदलना है। तो सदिश रूप को कार्तीय रूप में बदलना हो ना, तो वेक्टर आर जो है ना उसकी जगह पर आप एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप कर दिया करो, ठीक है ना। जो आर है ना उस आर को इस रूप में लिख दिया करो, और डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस माइनस के कैप बराबर क्या हो जाएगा 2 कर दो। आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1 और के डॉट के 1 और जेड ये कितना था 2 है नहीं, सॉरी जेड है, जेड गुणा -1 तो माइनस का जेड हो जाएगा और बराबर 2। ये समतल का कार्तीय समीकरण हो गया, ठीक है। तो सदिश समीकरण दिया हो, कार्तीय समीकरण में बदलना है, तो यहाँ पर जो आर है ना उस आर की जगह पर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप कर देना, ठीक है ना। ध्यान हो, जब हमने समतल का समीकरण लिखा था तो मैंने कहा था कि आर के निर्देशांक एक्स वाई जे हैं, एक्स वाई जेड हैं, तो हमने कहा था कि वेक्टर आर जो है ना वो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये थी बात। मैंने लिखा था आर जो उसके निर्देशांक लिखे थे कि वो स्वेच्छ बिंदु लिया था अपने समतल के ऊपर, ठीक है। अब देखो आगे अगला प्रश्न जो है ना, इसमें 3 पार्ट दे रखे थे, तीसरे में तीनों ही पार्ट इसी तरीके से हैं। आगे में दे रखा निम्नलिखित स्थितियों में मूल बिंदु से खींचे गए लंब के पाद के निर्देशांक ज्ञात करो। लंब पाद के निर्देशांक पूछे। देखो एक प्रश्न मैंने यहाँ कोने में लिखा था कि मूल बिंदु से समतल पर डाले गए लंब पाद के निर्देशांक एल पी एम पी एन पी लिखा था। तो देखो वैसे ही करना अपने को। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना वो देखते हैं क्या दे रखा है इसमें, कि इसमें भी वही पार्ट दे रखे हैं, 4 पार्ट दे रखे हैं। तो एक पार्ट कर लेते हैं, 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 12 बराबर 0, ठीक है। तो देखो 2x प्लस 3y प्लस 4z बराबर 12। पहले तो इसको बराबर आगे जो संख्या ना इसको आगे लेके जाओ, ठीक है। अगर ये माइनस होता ना तो पूरे समीकरण को पहले माइनस से गुणा करते, यहाँ पर आपको प्लस बनाना है, ठीक है। अब देखो ये क्या, ये समतल अभिलंब रूप में है, क्योंकि अभिलंब रूप में अपने को एल एम पी मिलेंगे, एल एम एन मिलेंगे। देखो जाए अभिलंब रूप में मिलेंगे अपने को, तो अभिलंब रूप में नहीं है अभी ये, ठीक है ना। तो फिर क्या करना है, इसको अभिलंब रूप में चेंज करेंगे। और वो क्या तरीका बताया था कि इनके सभी के जो एक्स वाई जेड के जो गुणांक है ना उनके वर्गों के योग के वर्गमूल का भाग दो। तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 13 और 4 का स्क्वायर 16, 16 और 13 कितने हो गए 29।
वर्गमूल 29 का भाग दो, तो पूरे समीकरण में आपको वर्गमूल 29 का भाग देना है, यानी 2/√29 x प्लस 3/√29 y प्लस 4/√29 z बराबर 12/√29। ठीक है ना। अब ये जो समतल है ना, ये समतल किस रूप में चेंज हो गया? अभिलंब रूप में चेंज हो गया, अभिलंब रूप में बदल गया। ठीक है ना, अभिलंब रूप में बदल गया। तो यहां पर ये जो अभिलंब रूप में बदल गया, तो ये एल एम एन ये तो होंगे इसकी दिक हो जाए, और ये हो गया पी। तो एल का मान कितना हो गया? 2/√29। एम का मान कितना हो गया? 3/√29। और एन का मान कितना हो गया? 4/√29। ठीक है, और पी का मान कितना हो गया? 12/√29। ठीक है, तो आपने को क्या पूछा था कि अभिलंब के पाद बिंदु के निर्देशांक, अभिलंब के पाद बिंदु के निर्देशांक वो कितने होंगे? एल पी, एम पी और एन पी, ये तो होगा ना। रखो मान, एल का मान कितना है? एल का मान ये रहा और पी का मान ये रहा। तो एल को एम से पी से गुणा करना है, तो 12 दूनी 24/√29 और 36/√29 और 48/√29। बस ये आ गया अभिलंब के पाद बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, तो ये अपने पास इसमें 4 पार्ट दे रखे हैं। ठीक है, एक मैंने करवा दिया, सारे इसी तरीके से होंगे। पहले समतल के समीकरण को अभिलंब रूप में बदलेंगे, वहां से अपने को एल एम एन मिलेगा और पी मिलेगा, और फिर उसके बाद में हम लंबपाद के निर्देशांक एल पी, एम पी, एन पी की सहायता से निकाल देंगे। ठीक है, ये था अपना चौथा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है। पांचवें क्वेश्चन में भी पार्ट दे रखे हैं अपने पास से 2। देखो क्या कर रहा है ये। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है कि निम्नलिखित प्रतिबंधों के अंतर्गत समतलों का सदिश और कार्तीय समीकरण ज्ञात करो। बिंदु दे रखा है अपने को, एक बिंदु दे रखा है 1, 0 और -2। ठीक है, और इससे तो वो समतल जाता है, और वो समतल जो है ना कोई सदिश दे रखा है जिसको अपन वेक्टर एन लिख देते हैं, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, पर वो लंबवत है। ठीक है ना, यानी उस समतल का समीकरण ज्ञात करना जो इस बिंदु से जा रहा है और इस सदिश के वो लंबवत है, और दोनों ही समीकरण निकालने हैं अपने को। कार्तीय समीकरण भी निकालना है और सदिश समीकरण निकालना है। तो ये बिंदु जो है ना, ये बिंदु अपना ए है। ठीक है ना, ये ले लेते हैं। तो अपने पास वेक्टर ए का मान कितना हो जाएगा? आई कैप और -2 के कैप बन जाएगा, क्योंकि 0 जे कैप तो 0 जाएगा, और एन अपने पास यही। और अपने को पता है कि किसी बिंदु ए जिसका पोजीशन वेक्टर ए है से जाने वाला तथा एन के लंबवत समतल का समीकरण जो है ना, समतल का समीकरण क्या होता है वो अपने को पता है। ए डॉट ए आर माइनस ए डॉट एन बराबर 0, ये था ना। रख दो मान, तो आर या यूं कर दो आर डॉट एन और बराबर ए डॉट एन। ठीक है, आर डॉट एन का मान कितना है? आई प्लस जे माइनस के, ये छोड़ दो, और बराबर ए का मान कितना है? आई -2 के कैप, और डॉट एन का मान कितना है? आई प्लस जे माइनस के। तो ये तो यूँ कोई पड़ा रहेगा, आर डॉट आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, और यह आ जाएगा आई डॉट आई 1, और ये 0 हो जाएगा, प्लस का 2 यानी कि 3 हो गई। ठीक है, तो आर डॉट आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप बराबर 3। ये आ गया कौन सा रूप? सदिश रूप आ गया। ठीक है, ये तो आ गया सदिश रूप। अगर इसको कार्तीय रूप में बदलना है, तो कार्तीय रूप में बदलना तो बड़ा आसान है। क्या करेंगे? आर की जगह पर कार्तीय रूप में क्या हो जाएगा? आर की जगह पर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये कर दो, और डॉट आई प्लस जे माइनस के बराबर 3। तो ये आ जाएगा अपने पास एक्स और प्लस वाई और माइनस जेड बराबर 3, ये आ गया। ठीक है, और या देखो यूँ भी कर सकते हो, या क्या कि समतल को कार्तीय रूप में लिखना है, तो कार्तीय रूप में लिखने के लिए फॉर्मूला क्या था? x माइनस x1 इंटू ए प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई 1
प्लस सी इंटू जेड माइनस ए, Z1 बराबर 0। ये था ना कि ए बी सी तो क्या थे, जिसके लंबवत समतल है उसके अभिलंब के दिक् अनुपात थे, और x1 y1 z1 क्या था, वो बिंदु साथ जहाँ से समतल गुजर रहा था। तो देखो समतल कहाँ से गुजर रहा है, यहाँ से गुजर रहा है, तो बिंदु तो ये हो गया। और ए बी सी कहाँ हो गए, इस समतल के अभिलंब के दिक् अनुपात 1 1 -1, तो ए का मान 1, बी का मान 1, सी का मान -1, तो 1 रखोगे यहाँ तो एक ही ऐसे गुणा करो तो ये आएगा, तो x माइनस x1 का मान कितना है 1, ठीक है, प्लस बी कौन है 1, और 1 को इसे गुणा करो तो ये आएगा, तो y माइनस y1 का मान कितना है 0, और प्लस सी का मान कितना -1, तो -1, और माइनस Z1 का मान कितना है -2, तो प्लस का 2 हो जाएगा बराबर 0। तो x माइनस 1 प्लस y और माइनस z और -2 बराबर 0, x प्लस वाई प्लस माइनस जेड बराबर 3। तो अगर आप ऐसे निकालोगे तो भी यही आएगा, और सीधा सदिश रूप निकाल के उसको कार्तीय रूप में चिन्ह कर दो तो भी यही आएगा, ठीक है। तो ये था अपना समतल का समीकरण, जब कोई एक बिंदु दिया हुआ था और समतल के लंबवत आपको कोई सदिश दिया हुआ था, ठीक है। तो आज की जो क्लास है उसको अपना यहीं पर रोकते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में अब बाकी क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।